Hello everyone, how are you all? Welcome to Fast Sir classes and guys I'm back with another video and another topic। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 CBSE जो सिविक्स आपकी बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। दैट्स वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस चैप्टर 1 है आपका पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्या है, यही हमें इसमें पढ़ना है। और पावर शेयरिंग होती क्या है, तो हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि डिवीजन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में डिवीजन ऑफ पावर क्यों जरूरी है। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, यानी क्या इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग का। तीसरा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो पावर शेयरिंग, यानी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सामने आएंगे अगर डेमोक्रेसी में या किसी देश में कोई भी पावर शेयरिंग नहीं होती है। सो चलिए तो शुरू करते हैं गाइस। बेसिकली बहुत सिंपल ये चैप्टर है, इसमें सिर्फ दो कंट्रीज का एग्जाम्पल हमें दिया गया है। पहला है हमें बेल्जियम, दूसरा हमें श्रीलंका, यानी बेल्जियम और श्रीलंका में ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं। तो बेल्जियम के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि आई स्मॉल कंट्री इन यूरोप में एक छोटा सा देश है, बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से इसका बॉर्डर मिलता है। पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। एरिया इक्वल टू दैट ऑफ हरियाणा, और जो एरिया है वो हरियाणा के एरिया के बराबर है। ये तो ये इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई बेल्जियम का। अब अगर हम लोग बात करें कि बेल्जियम में कौन कौन लोग रहते हैं, यानी उसका इथनिक कंपोजिशन की बात करें तो वो भी जरा देख लेते हैं। बेल्जियम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है फ्लेमिश रीजन, वलोनिया रीजन एंड ब्रुसेल। ब्रुसेल उसकी कैपिटल है। तो फ्लेमिश रीजन में अगर बात की जाए तो 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज स्पीक करते थे, 59% फ्लेमिश रीजन में। वलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच लैंग्वेज। ब्रुसेल का अलग मसला था, ब्रुसेल में 80% फ्रेंच एंड 20% डच। सो इसमें हमने एक बात देखी कि बेसिकली बेल्जियम में जो है वो 2 कम्युनिटीज थी। पहला था आपका डच स्पीकिंग, दूसरा था आपका फ्रेंच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग जो थे वो मेजॉरिटी थे पूरे देश में, लेकिन उनके साथ एक बुरापन ये था कि वो ब्रुसेल जो कैपिटल है वहां पे माइनॉरिटी में थे, यानी देश में तो मेजॉरिटी में है लेकिन ब्रुसेल कैपिटल में वो माइनॉरिटी में है। उसके अलावा दूसरे थे फ्रेंच लैंग्वेज वाले, फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो फ्रेंच जो लैंग्वेज वाले लोग थे वो पूरे देश में तो माइनॉरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहां पर वो मेजॉरिटी में थे। इस वजह से जब 2 कम्युनिटी आपस में टकराती हैं तो लड़ाई झगड़ा वॉर वगैरह शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब हम लोग अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जो है इन दोनों कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। वो टेंशन क्या हो गई हमें आगे देखना है। और ये टेंशन आपकी लमसम 10 साल तक चलती है, यानी 1950 से लेकर 1960 तक इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। और मोर एक्यूरेट टेंशन, सब उससे भी ज्यादा टेंशन जो है वो स्पेशली ब्रुसेल में हो जाती है, यानी जो कैपिटल है वहां पर और ज्यादा टेंशन हो जाती है। अब उस टेंशन के रीजन क्या है, उस टेंशन के 2 रीजन थे। अब पहला रीजन क्या था, उसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो आपकी रिलेटिवली मोर रिच एंड पावरफुल थी, यानी इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था और ये इसलिए पैसे की वजह से बहुत ज्यादा ताकत रखते थे देश के अंदर। डच स्पीकिंग कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो उनको जो भी बेनिफिट्स मिलता था, यानी गॉट मच लेटर बेनिफिट ऑफ, उनको बहुत बाद में बेनिफिट मिलता था, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो या एजुकेशन का हो। क्योंकि ये मेजॉरिटी में तो थे लेकिन इनके पास इतनी पावर नहीं थी, तो चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए या एजुकेशन की बात की जाए तो इस कम्युनिटीज को बाद में जो है वो बेनिफिट मिलता था। इस वजह से ये दोनों कम्युनिटीज जो है वो आपस में टकरा रही थी। इससे पहले कि वार शुरू होता, टेंशन शुरू होती, यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे और इन्होंने इसी वजह से अपने देश को तबाह होने से बचा ली। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े। वो स्टेप्स हमें अब देखना है यहाँ पर। वो स्टेप्स क्या करें इन्होंने। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी जो बेल्जियम की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसने चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, 4 बार अपने संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे। और वो चेंजेस आपके 1970 से लेके 1993 तक चले, यानी 23 साल तक जो है वो आपके चेंजेस वगैरह होते रहे। लेकिन उस चेंजेस का फायदा ये हुआ कि ये देश बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे होने से बच गया। अब वो चेंजेस क्या थे, हम लोगों को जरा ध्यान से देखना। ये चेंजेस, पहला चेंजेस था यहाँ पर इक्वल मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट,
यानी जो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पर इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग बराबर बराबर वहां के मिनिस्टर्स या नेता वगैरह होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं होगी, वो अपने हिसाब से वर्क कर सकती है, यानी उसके अधीन उसके अंडर में रहकर उसको काम करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा तीसरा चेंजेस था सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, नो यूनिलैटरी डिसीजन। यानी अगर कुछ स्पेशल लॉज बनाने हैं जिसमें दोनों कम्युनिटीज को अफेक्ट होगा तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कम्युनिटी यूनिलैटरी एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती, दोनों ही कम्युनिटीज का सपोर्ट जरूरी है ऐसे लॉज ऐसे कानून बनाने के लिए, तो वाद विवाद तो कुछ होगा ही नहीं। उसके अलावा था चौथा था, यानी पहली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके अलावा ब्रुसेल जो वहां की कैपिटल थी वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, यानी ब्रुसेल के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी और वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी बराबर बराबर 50-50%, 50% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 50% डच स्पीकिंग। उसके अलावा एक और गवर्नमेंट होगी आपकी, वो होगी आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, ये दोनों ही कम्युनिटी यानी चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग है या डच स्पीकिंग है, दोनों ही कम्युनिटी के लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं और उनका काम होगा वो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर पॉलिसीज वगैरह बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना। यानी जो कल्चर से, जो एजुकेशन से या फिर जो लैंग्वेज से रिलेटेड मैटर है वहां पर ये अपने पॉलिसीज वगैरह बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोनों, यानी दोनों कम्युनिटीज अपने हिसाब से अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे को जो है वो रोक टोक नहीं करेंगे। अब इसका फायदा क्या होता है वो जरा ध्यान से देखना। सो हैप्पी एंडिंग रहती है, नो कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता, पीस एवरीवेयर, हर कहीं पे शांति हो जाती है। और इतना ज्यादा ब्रुसेल फेमस हो जाता है कि ब्रुसेल वाज चूजन एज ईयू, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स। यानी जहां हमें यह लग रहा था कि ब्रुसेल में लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है, वहां पर इतनी शांति हो जाती है कि जो यूरोपियन यूनियन जब बनता है तो उसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। और ये थी कहानी आपकी किसकी, बेल्जियम की कहानी, जो यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है। अब दूसरा हम लोग अपने जो एक नेबर कंट्री है श्रीलंका, उसकी कहानी को हम लोग देखेंगे, यानी श्रीलंका में क्या हुआ। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस श्रीलंका में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, यानी बेल्जियम से बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। क्या हुआ वो हम लोग अब इसमें पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इज एन आइलैंड नेशन ऑन द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन वो नेशन होता है जो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनता है। और साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, साउथर्न कोस्ट, ये जो तमिलनाडु का जो साउथर्न कोस्ट है वहां से इसकी जो है वो सीमा वगैरह है वो वहां पर ये है। कौन, श्रीलंका। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो अबाउट 2 करोड़, 2 करोड़ पॉपुलेशन है और इसकी जो कैपिटल है वो कोलंबो है। ये इसकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन हो गई। अब आगे बात करते हैं कि श्रीलंका में कौन कौन से लोग रहते हैं, यानी एथनिक कंपोजिशन, किस किस कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिन्हाला स्पीकर, जो एक लैंग्वेज बोलते हैं सिन्हाला स्पीकर्स, उनकी मेजोरिटी है श्रीलंका में, ठीक है। और इसमें 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं और मोस्टली ये बुद्धिस्ट हैं, यानी ये बुद्धिस्ट रिलीजन को ये फॉलो करते हैं। उसके अलावा आते हैं तमिल स्पीकर, जो तमिल स्पीक करते हैं, ये 18% हैं। 18% लोग जो हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं। और तमिल स्पीकर्स में भी 2 टाइप के तमिल हैं आपके। पहला है नेटिव तमिल्स जो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं। दूसरा आपका इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जो इंडिया में बॉर्न हुए, इंडिया में हुए, ठीक है, इंडिया में, लेकिन उन्होंने क्या करा कि जॉब की वजह से वो एज ए टी वर्कर जो है वो श्रीलंका में चले गए और वहीं पर वो लोग सेटल हो गए, ठीक है भाई। तो तमिल स्पीकर में आपके 2 हो गए, नेटिव तमिल ये रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका, दूसरा है इंडियन तमिल्स जो एज ए टी वर्कर श्रीलंका में गए और ये 18% है। तीसरा है आपका क्रिश्चियन जो 7% है। ये आपके दोनों हैं, यानी सिन्हाला और तमिल ये दोनों स्पीक करते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं होता है, यहाँ के जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या रीज़न था, वो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। श्रीलंका में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने का पहला रीज़न था कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो है वो 1956 में, यानी 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है और उसमें वो जो एक्ट था वो फेवर करता है मेजोरिटी को। किसको, मेजोरिटी को, यानी सिन्हाला स्पीकर्स को ध्यान में रख के ये एक्ट पास किया जाता है।
इसको हम लोगों को यहाँ देखना है कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब उस एक्ट में क्या होता है कि उस एक्ट में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी जितने भी सरकारी काम वगैरह होंगे वहां पर जो भी लिखा पढ़त होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला इस लैंग्वेज में होगी। और जो बेचारे तमिल स्पीकर हैं उनको तो समझ में आएगा ना, या तो उनको फिर सिन्हाला सीखनी पड़ेगी, ठीक है, इंग्लिश में भी नहीं होगा कि इंग्लिश सीख लें। उसके अलावा प्रिफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिन्हाला स्पीकर्स, वहां की जो सरकार है वो उस एक्ट के जरिए से प्रिफरेंशियल पॉलिसीज बनाती है, जो प्रीफर करती है, जो प्रिफरेंस देती है सिन्हाला स्पीकर्स को, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में या एडमिशन में। यानी अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए, दो कैंडिडेट्स हैं, सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। चाहे तमिल स्पीकर्स के पास कितनी ही एजुकेशन है, कितना ही बढ़िया वो है, लेकिन जॉब जो दी जाएगी वो सिन्हाला स्पीकर को दी जाएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट एडमिशन में यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में या फिर स्कूल कॉलेजेस में जो प्रेफरेंस दिया जा रहा था वो सिन्हाला स्पीकर्स को दिया जा रहा था। उसके अलावा तीसरा, सरकार ने उस एक्ट में क्या किया कि सरकार प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर करेगी बुद्धिज्म को, यानी सरकार का जो राष्ट्र धर्म है वो बुद्धिज्म हो जाएगा और वो उसको प्रचार करेगी, उसको फैलाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ देखा कि सिन्हाला जो लोग थे वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उनका लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, तीनों ही बातें सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तमिल स्पीकर्स ने अपने आप को ऐसा एज ए एलियन महसूस किया कि हम तो जैसे यहाँ बाहर के हैं, यानी हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, नो पॉलिटिक, मतलब हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं करती हम अबाउट देयर रिलीजन, देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर। यानी जिसको भी देखो सबके सब सिन्हाला स्पीकर्स के पीछे है, हमारे बारे में तो कोई सोचता नहीं, ना हमारी लैंग्वेज की किसको फिक्र है, ना हमारा जो है वो कल्चर की, ना हमारी किसी भी, हमारे तो कोई एयर नहीं करता, ठीक है भाई। और नो फंडामेंटल राइट, जैसे राइट की इक्वालिटी होती है वो भी यहाँ नहीं है कि दोनों को बराबर अधिकार दिए जाएं। सिन्हाला स्पीकर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है और हमें कम जो है वो प्रेफरेंस दिया जा रहा है, हमें हमारे साथ जो है वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है गाइस कि धीरे धीरे जो है ना वो इंसान थोड़ा सा उग्र होना शुरू हो जाता है, यानी उसके अंदर जो है वो विरोध की भावना शुरू हो जाती है, वो बदला लेना चाहता है। लेकिन ऐसा बदला नहीं था। इन लोगों ने क्या किया कि तमिल स्पीकर्स ने कुछ सरकार के खिलाफ कुछ कदम उठाए, यानी कुछ स्टेप्स इन्होंने लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, कि कुछ डिमांड इन्होंने सरकार के सामने रख दी। अब वो डिमांड क्या थी वो जरा ध्यान से देखना। इन्होंने कहा कि तमिल लैंग्वेज शुड आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सिन्हाला जब ऑफिशियल लैंग्वेज है तो तमिल को भी जो है वो आप ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दें। उसके अलावा सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड इन देयर रीजन, कम से कम अगर तुम हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो हमारा एक अलग से स्टेट बना दो, जिसको हम तमिल ईलम के नाम से हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे एक अलग स्टेट बना दो, हमें एक अलग कंट्री बना दो, हम वहां रह लेंगे, ठीक है, और हमारे वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट बना दो। उसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी है सिन्हाला, हमें बराबर का अधिकार दो, जितना सिन्हाला को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कम से कम हमें बराबर का अधिकार दो। लेकिन क्या होता है, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट होती है वो इन डिमांड्स को इग्नोर करती है, यानी कोई भी तवज्जो नहीं देती है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि वहां पर श्रीलंका में सिविल वार शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड, हजारों लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। मैनी फैमिलीज लेफ्ट द कंट्रीज एज रिफ्यूजीज, बहुत सारी फैमिली जो है वो लड़ाई झगड़े के डर की वजह से जो है श्रीलंका छोड़ के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं एज रिफ्यूजी, वो शरण ले लेते हैं, शेल्टर ले लेते हैं। और मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, जो रोजी रोटी थी वो बहुत सारे लोगों की जो है वो छिन जाती है। तो यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा बुरी एंडिंग होती है, यानी बेल्जियम की तो हैप्पी एंडिंग थी लेकिन श्रीलंका की बैड एंडिंग हो गई। वो भी किस वजह से, क्योंकि वहाँ की सरकार ने जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट था उसको जो है वो पूरा नहीं करा, उसको सप्रेस किया इस वजह से। लेकिन ये जो है वो सिविल वार आपका 2009 में ख़त्म हो गया था। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन दो कंट्रीज़ के बारे में, पहला आपका था बेल्जियम, दूसरा आपका श्रीलंका। अब हम लोगों को आगे इसमें पढ़ना है जो हमारा टॉपिक है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। अभी हमने देखा ना कि श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, तो इस समय हम देखना है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो उसके दो रीज़न है, पहला है आपका प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है आपका मॉरल रीज़न। सो गाइस, अगर प्रूडेंशियल रीज़न की बात की जाए तो पावर शेयरिंग क्या करती है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो है वो जो पॉसिबिलिटी है लड़ाई झगड़ा होने की उसको कम कर देती है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा है मॉरल रीज़न,
पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। कोई भी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर उसमें पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है। वो तो फिर आपका एक अगर कुछ लोग ही उसको कर रहे हैं, यानी ऑटोक्रेट कहलाएगा, वो ऑटोक्रेसी कहलाएगा अगर पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या है, स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं गाइस कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग आपकी कितने टाइप की होती है। तो पहला है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का आपका मतलब पता ही होगा आई थिंक। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जो या जो डेमोक्रेसी के अलग अलग ऑर्गन हैं, जो पार्ट हैं, वो सारे के सारे एक ही लेवल पर होते हैं। अब जैसे लेजिस्लेचर है जिसके अंदर आपके MP MLA आते हैं, या एग्जीक्यूटिव है जैसे DM SDM तहसीलदार वगैरह, या जुडिशरीज है जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या जजेस वगैरह आते हैं। तो इन लोगों को हम एक ही लेवल पर रखते हैं, यानी सबके अलग अलग पावर होते हैं, सब एक ही लेवल के हैं लेकिन सबके अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है, सबके अलग अलग पावर हैं। इसमें क्या होता है कि एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, एक ही लेवल पर अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज किया जा सकता है। नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। ये जो लेजिस्लेचर है अगर ये हद से ज्यादा जाएगा तो इसके लिए जुडिशरी रोक देगा। एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव अगर हद से ज्यादा जाएगा तो जुडिशरी रोक देगा, और अगर जुडिशरी ज्यादा अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो लेजिस्लेचर रोक देगा। तो ये जो ऑर्गन है ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं कि कोई भी जो पार्ट है, जो ऑर्गन है, वो अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सके। उसके अलावा ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, एक दूसरे को ये चेक करते रहते हैं कि कोई अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इसके वजह से क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर रहता है, यानी डेमोक्रेसी के अंदर पावर का बैलेंस रहता है, सब लोग अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करते रहते हैं। दूसरा है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल का मतलब आपको पता ही है, कोई चीज खड़ी होना। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट से पावर वो कहाँ चली जाती है, लोकल गवर्नमेंट पे पास चली जाती है, और सबके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, अपने अपने अधिकार होते हैं, अपने अपने जो क्षेत्र होते हैं। तो ये ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके बीच में भी पावर शेयरिंग होता है। अब ये जो सोशल ग्रुप बनते हैं ये किस हिसाब से बनते हैं, ये बनते हैं आपके रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब जैसे इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, कि बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी उसका मकसद ये था कि टू प्रोटेक्ट एंड स्प्रेड कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज की। उसके अलावा हमारे इंडिया में भी इसका एक एग्जांपल मिलता है जो है हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया फॉर वीमेन एंड वीकर सेक्शन। यानी हमारे यहाँ इंडिया में क्या रहता है कि जितने भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, चाहे वो MP MLA या लोकल कम्युनिटी या लोकल इलेक्शन हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो विमेन और जो वीकर सेक्शन है जैसे SC ST OBC, इन सब के लिए हम लोग जो है वो रिजर्वेशन कर लेते हैं। तो ये भी हमारा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। लास्ट है हमारा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अभी प्रेशर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन है आपका, या स्टूडेंट यूनियन, या बिजनेस यूनियन एक्सेट्रा। तो ये वो ग्रुप होते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को प्रेशराइज करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट यूनियन है, ये स्टूडेंट यूनियन इसलिए बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट की जो पावर है वो एक जगह रहे, और अगर स्टूडेंट का कोई मैटर है तो उसको वो रिप्रेजेंट कर सकें। तो जब ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टीज में या प्रेशर ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर शेयरिंग का, तो वो आपका क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल एंड पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसके एक बढ़िया एग्जांपल क्या है आपका, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, बिजनेस यूनियन एक्सेट्रा। सो गाइज ये चैप्टर था, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल।